हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। देखिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों। वो है हमारा सेंसस जनगणना। ये हमारा इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है दोस्तों। ये टॉपिक ऐसा है हर शिफ्ट से ना आप लोगों के 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं केवल एक चैप्टर से, और वो कौन सा है, जनगणना। यानी 2 क्वेश्श्चन तो है ही है भाई इस टॉपिक से, समझ आया। तो पेपर से पहले जिसका भी है तो वो ये टॉपिक तो जरूर करके जाना, सेंसस। और ये सेंसस हम कराएंगे 2011 की जनगणना। क्या आप लोगों को समझ आया? जनगणना का मतलब है, जन का मतलब आदमियों को गिनना, जनगणना। चले इसका मतलब तो हम समझ गए। अब डायरेक्ट मैं आता हूं भाई, पीडीएफ आप लोगों के लिखना कुछ नहीं है, पीडीएफ है ऑलरेडी, समझा। जस्ट आप लोगों को पढ़ के पेपर के लिए चले जाना है। बहुत ही कम समय में मैं ये टॉपिक आपको कराने वाला हूं, और थोड़ा सा फैक्चुअल है भाई ये टॉपिक, समझ आया। लेकिन फिर भी क्या क्या चीजें आपको याद करनी है पेपर के लिए, और सारे मैंने पेपर के क्वेश्चन उठाए हुए भाई, समझ आया। तो एक एक डाटा जो आपको करना है वो मैं बताता जाऊंगा, और वो याद करना है। देखिए सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई, कहां से हुई, तो देखिए यहां पे आपके सामने है। जस्ट मैं जो चीज आपको करना है वो मैं बता रहा हूं भाई, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ सभी को नजर आ रही होगी, है ना। चले आप सुनना ध्यान से। भारत में ना सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई है, और किसने की है? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो एक गवर्नर जनरल हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले भारत में ना जनगणना की क्या की थी? शुरुआत की थी। लेकिन ना दोस्तों ये असफल रही। असफल का मतलब है इसे ना हर साल जनगणना किया करता था, जैसे 72 में होगी, 73 में होगी, 74 में होगी। लेकिन फिर दिक्कत आ गई कि भाई हम हर साल अगर लोगों को गिनेंगे ना तो बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। फिर एक बात हुई, क्यों ना हम हर 10 साल में जनगणना करें। तो क्वेश्चन आता है, पहली नियमित रूप से या पहली 10वीं जनगणना की शुरुआत भारत में कब से हुई है? 1881 से, और वो किसने की है? लॉर्ड रिपन ने। और तभी दोस्तों हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, जैसे 1881 में हुई, और हर 10 साल बाद फिर 1800 कब होगी? 91 में होगी, फिर इसी प्रकार 1901 में होगी, और इसी प्रकार 1911, 1921, इस प्रकार हर 10 साल में हमारे भारत में क्या होती है? जनगणना। और ऐसे करते करते ना 1821 से लेके और 2011 तक अगर मैं टोटल जनगणना गिनूं ना दोस्तों, तो वो हमारी कितनी हो चुकी है? तो कितनी हो चुकी है? 2011 तक अगर बात की जाए ना तो 15 जनगणना हो चुकी है हमारी। 1881 से स्टार्ट किया था, हर 10 साल में करते हैं, तो टोटल कितनी जनगणना हो चुकी है? 18। अच्छा भाई, अगर देश आजादी के बाद पूछा ना भाई स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना हो चुकी है? 7। यानी स्वतंत्र भारत का मतलब है देश आजाद हुआ 1947 में, देश आजाद हुआ 1947 में। तो जैसे देश आजाद हुआ तो पहली जनगणना कब हुई थी देश आजादी के बाद? 1951 में, फिर 1961, 71 और 2011 तक ऐसी टोटल कितनी जनगणना हो गई है? 7। तो एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों को याद रखना था, आपसे पूछा जाएगा भाई नियमित रूप से। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत करने वाला तो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में 10वीं जनगणना, 10वीं नहीं, हर 10 साल वाली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। अच्छा भाई, अब कोरोना की वजह से हुई नहीं ना, तो 2021 में होनी थी, अब 2023 चल रहा है, आप देख सकते हैं भाई, अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगर 16वीं जनगणना की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? 8वीं, समझ आया। 8वीं 2021 वाली, समझ आया, के रूप में जनगणना की अब सितंबर 2023 में। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ है दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये तो हमने जस्ट फैक्ट याद किया कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की? 10वीं जनगणना की शुरुआत किसने की, और भाई टोटल कितनी जनगणना हमारी हो चुकी है ना। आगे पेपर में अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, इसके अलावा एक कुछ और फैक्ट है आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो ये पॉइंट याद रखना, जनगणना अधिनियम, जनगणना एक्ट कब आया है? 1948 में। 1948 में जनगणना अधिनियम आया है। और एक पॉइंट और देखो, मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में ना भारत की 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, बताया था ना। तो दोस्तों जो हमारी 2011 की जनगणना है ना, वो पता है 16 भाषाओं में की गई थी, 16 भाषाओं में गणना की गई थी। टोटल संवैधानिक भाषा कितनी है? 22। तो उन 22 में से 16 भाषाओं में जनगणना की गई थी 2011 वाली, और 2021 वाले जो सेंसस है ये कितनी भाषाओं में किया जाएगा? 18 भाषाओं में किया जाएगा। अभी किया नहीं है 2021 वाली। तो कुछ फैक्ट है, एक एक लाइन आपको याद रखनी है, पहले बता दी मैंने। क्वेश्चन आए हुए हैं और वही मैंने लिखा है। क्वेश्चन ये वाला सबसे पहले तो जनगणना अधिनियम पूछा जाए ना, भारत में सेंसस एक्ट बताओ कब आया है? तो 1948 में पारित हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछे थे पहली आर्थिक जनगणना, आर्थिक होता है इकोनॉमिक सेंसस, और वही पहली अगर कृषि जनगणना पूछी जाए तो पहले आर्थिक जनगणना पूछी जाए तो वो कब हुई है? 1977 में,
1977 में भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई है। अच्छा, छठवीं आर्थिक जनगणना हुई थी 2013 में, और जो सातवीं हुई है वो कब हुई है? 2019 में। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पहली कब हुई? भाई पहली इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ भारत में? 1977 में। लास्ट वाला कब हुआ है? लास्ट वाला सातवीं है 2019 में। ये तो थी आर्थिक जनगणना की बात। लेकिन अगर मैं बात करूं ना कृषि जनगणना की, देखो इसका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये कितने साल में होती है, लेकिन हाँ कृषि जनगणना की खास बात है 1970-71 से स्टार्ट हुई है और हर 5 साल बाद कृषि की जनगणना होती है। कृषि जनगणना का मतलब है कि भारत में कितने लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कौन कौन सी खेती उगाते हैं, तो इस प्रकार ये होता है एग्रीकल्चर सेंसस। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत पूछी जाए तो 1977, कृषि जनगणना की शुरुआत की जाए तो 1970, और कृषि जनगणना हर 5 साल में होती है। ये भारत की है, भारत की कृषि जनगणना हर 5 साल में होती है। लेकिन अगर बात की जाए ना वर्ल्ड की, विश्व कृषि जनगणना हर 10 साल में की जाती है। अच्छा, भारत में जो पिछली हुई है वो कब हुई है? वो 11वीं कृषि जनगणना थी, और कब हुई है? 2021-22 में, जो लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट आर्थिक जनगणना 7वीं थी, लेटेस्ट कृषि जनगणना 11वीं थी 2021-22 में। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पहले बता रहा हूं भाई, अभी तक हम फैक्ट पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत कि हमने अभी तक एक पेज हमारा कर लिया है। अच्छा, जनगणना करता कौन है? तो ये एक मंत्रालय है, अंडर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये जनगणना करने का कार्य करता है। समझ आया? अब हमने पढ़ा क्या है, एक बार देखो भाई, ये पेज हमने पढ़ा। अगर पूछा जाए भारत में पहली सबसे पहले जनगणना की शुरुआत ही कब हुई? 1872 में। 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। पहली आर्थिक जनगणना कब हुई? 1970 में। पहली कृषि जनगणना कब हुई? 1970 में। तो इस तरह हम लोगों को सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। अच्छा, पिछला कृषि जनगणना हर कितने साल में होती है? आप बोलोगे 5 साल में। वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल में होता है? 10 साल में। तो इस प्रकार आप सारे फैक्ट याद करोगे भाई। 2011 की जो सेंसस अभी हमने पढ़ा वो टोटल 1881 से स्टार्ट की और अब तक कितनी थी भाई? टोटल कितनी थी? 15 जनगणना हो चुकी है। इंडिपेंडेंट इंडिया की कितनी जनगणना हो चुकी है? 7 हो चुकी है। तो ये कुछ फैक्ट था आप लोगों के सामने जो आप लोगों को याद रखना है। सेंसस एक्ट कब आया? 1948। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है और भाई आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी है इस टॉपिक से। समझ आया? पेपर से पहले मैंने बता दिया, करके जाना है। चले भाई अगला पेज देखो जल्दी से। नेक्स्ट पेज आप लोगों को क्या याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये कुछ ईयर्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, देखो पॉइंट सुनना, वैसे ही याद रखना आप लोगों को। क्या चीजें हैं ये सुनो भाई। देखो भाई, जनगणना हुई, मान लो आप लोगों की स्टार्ट हुई है, आप लोगों को पता चल गया स्टार्ट कब हुई है? 1881 से। 10 की जनगणना की बात करता हूं। फिर 1891 में हुई, फिर 1901 में, फिर 1911, 1921, 1931, ऐसे होती गई ना भाई। और ऐसे हुई ना तो याद रखना, जो 1921 का साल है और जो 1951 का साल है ना, इनको कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? 1921 वर्ष को ना याद रखना महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, या ग्रेट डिवीजन पूछा जाता है। अभी के लिए रट्टा मारना, अगर मैं पूछूं ना महान विभाजन वर्ष किसको कहा गया है? 1921वें वर्ष को। और भाई लघु विभाजन यानी शॉर्ट डिवीजन किसको कहा है? 1951 वर्ष को। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों, 2011 में जितनी जनसंख्या थी ना भारत की और 2021 में आई, हमारी जनसंख्या में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, यानी हमारी जनसंख्या घट गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी अकाल की वजह से, प्लेग की वजह से, मलेरिया की वजह से, बहुत सारी बीमारियां फैल गई थी। तो 2021 में ना हमारी जनसंख्या क्या हो गई थी भाई? घट गई थी। क्या हो गई थी? घट गई थी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? ग्रेट डिवीजन बोला जाता है जनसंख्या में, कि इधर और इधर में ना बहुत बड़ा अंतर है। ग्रेट डिवीजन किस वर्ष को बोला गया? 1921। और लघु डिवीजन यानी शॉर्ट डिवीजन, इसमें भी घटी थी लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन घटी जरूर थी, तो इसलिए इसको शॉर्ट डिवीजन बोला गया। तो पहले तो मैंने 1-2 साल बताए हैं कि आपसे पूछा जाएगा भाई भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में, भारत के सेंसस इतिहास में, सेंसस हिस्ट्री में वो कौन सा साल है जिसको ग्रेट डिवीजन कहा गया है? तो 1921। और वो कौन सा साल है भाई जिसको शॉर्ट डिवीजन कहा गया है, लघु विभाजन कहा गया? तो 1951। अच्छा भाई, इसके अलावा ये आओ, अब ये कुछ और आप लोगों के सामने मैंने 30-30 साल का गैप लिया है। देखो 30-30 साल का अंतर, 30 यहाँ 30 यहाँ 30 यहाँ तो 20 है। 1951 से लेकर 1981 के दशकों को ना जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब पता है क्या है? भारत में ना देखो 1951 से पहले और एक है 1951 के बाद। भारत में 1951 के बाद ना हमारी पॉपुलेशन में अचानक सी बहुत ज्यादा क्या देखी गई? ग्रोथ देखी गई, ग्रोथ। तो इसी को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवधि। किन वर्षों को कहा जाता है? 1951 से लेकर 1981 तक अचानक जनसंख्या में बहुत बड़ा
भाई चढ़ाव देखा गया, वो इसलिए देखा गया क्योंकि 1951 के बाद भारत में ना हेल्थ फैसिलिटी सुधर गई थी। पहले ना बहुत सारे बच्चे ना मर जाया करते थे क्योंकि हेल्थ हॉस्पिटल नहीं थे, तमाम चीजें नहीं थी। 1951 के बाद भारत में हेल्थ फैसिलिटी सही हुई, हॉस्पिटल बने, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए भाई, अब मरते नहीं थे, जिंदा ही रहते थे। तो इस प्रकार ना 1951 से 81 के दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। जस्ट ये फैक्ट याद रखना है, सीधी सी बात है भाई। आगे सुनो। अच्छा, 1921 से 51 तक, 1921 से 51 तक इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि कहा जाता है। स्थिर जनसंख्या का मतलब है इसमें ना तो ज्यादा ग्रोथ, यानी लगभग क्या चल रही थी, इक्वल चल रही थी, ना तो ज्यादा ग्रोथ हो रही थी ना नीचे जा रही थी, तो स्टेबल थी। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि किसको कहा जाता है? 1921 से 1951। समझा? अचानक फिर विस्फोट हो गया। पहले देखो, पहले चल रही थी स्थिर, फिक्स चल रही थी, अचानक विस्फोट हो गया फिर 1951 से 81 तक, 21 से 51, 51 से 81। अच्छा, अब इससे पहले और 1901 से लेके 1921 तक इसको मैंने कहा था बहुत ज्यादा जनसंख्या में गिरावट हुई थी भाई। 1901 में मान लो 1000 आदमी थे, मान लो 1901 में 1000 थे, तो 1921 आते आते भारत में 700 आदमी रह गए थे। 700 यानी घर बहुत ज्यादा आदमी मर गए थे, तो इसको बोला जाता है ऋणात्मक वृद्धि रही थी भाई। ऋणात्मक वृद्धि दर 1901 से 1921 के साल को कहा जाता है। क्या ये पांचों फैक्ट समझ आए भाई? 5 फैक्ट बताए हैं, पहले 1901 से 21, 1921 से 51 और 1951 से 81। तो आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या का विस्फोट कब हुआ भारत में, तो 51 से 81। अच्छा, स्थिर कब रही? देखो आप ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन थी, पहले नेगेटिव थी 1901 से 21, फिर क्या हुई, पॉजिटिव चली, यानी स्थिर रही 1921 से 51, और फिर 51 से 81 बहुत ज्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी। पहले नेगेटिव, फिर स्थिर और फिर विस्फोट। तो इस प्रकार ये हमारी जनसंख्या चली है। क्लियर है? अच्छा भाई, अब आओ, अब मैं आप लोगों को ना अलग अलग क्राइटेरिया में जनसंख्या की बातें बताऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, पहले बता दी है। यहां से अब पेपर उठा के देखना भाई क्या क्या क्वेश्चन आए, मैं बताता हूं। पहले तो सुनो भाई, ये रिलीजन के बेस पे जनगणना है 2011 के अकॉर्डिंग। रिलीजन का मतलब है भारत में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। ये बताओ, हमारा देश हिंदुस्तान है तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो याद रखना भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और मान लो अगर भारत में 100% जनसंख्या ना, तो 100 का लगभग 79.8% हिंदू है। अच्छा, दूसरे नंबर पे भारत में मुसलमान है 14.2%, तीसरे नंबर पे ईसाई है, क्रिश्चियन है 2.3%, चौथे नंबर पे सिख है 1.7%, पांचवें नंबर पे बौद्ध है 0.7%, छठे नंबर पे जैन है 0.4%, सातवें नंबर पे फारसी है या अन्य धर्म के और भी लोग हैं बहुत सारे, तो फारसी सबसे नीचे आता है। अब पॉइंट सुनो, पेपर एक क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे। क्या आप लोगों को पता है भारत में ना ये सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन रहता है भाई? भारत में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है हिंदू, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। भारत में ना इनको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है। माइनॉरिटीज का मतलब है, आपसे क्वेश्चन आएगा भारत में बताओ अल्पसंख्यक किन को कहा जाता है, किन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक भारत में कहा जाता है? तो आप पता है क्या करोगे, हिंदुओं को छोड़ के ये जितने हैं ना, मैंने देखो इसलिए लिखा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन कैसे आया पेपर में वो मैं बताऊंगा, पहले सुनो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन आया कि भारत में देखो मुसलमान भी माइनॉरिटीज, यहां माइनॉरिटीज इन इंडिया 2 से लेके 6 तक यानी 7 तक मुसलमान भी माइनॉरिटीज है, ईसाई भी, सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी और फारसी भी। तो आपसे पता है क्वेश्चन क्या आया कि भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान है, देखो 14.2% रहते हैं भारत में। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? ईसाई। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा माइनॉरिटीज कौन है? सिख। तो वैसे हम याद भी कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं ना, तो देखो सबसे पहले हिंदू, फिर है मुस्लिम, सिख, ईसाई को उल्टा करना है। तीसरे नंबर पे भारत में ईसाइयों की संख्या, चौथे नंबर पे सिख रहते हैं, और फिर बौद्ध और जैन है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फारसी धर्म बोलते ना, बौद्ध, जैन और फारसी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जगह ईसाई, सिख है, बौद्ध, जैन और फारसी। एक सीक्वेंस याद रखना, हिंदुओं को छोड़ के नीचे वाले सारे माइनॉरिटीज है। आपसे क्वेश्चन आएगा तो मैंने लिखा हुआ है नोट डाल के, अरे पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है, अपना उठा के देखना। 14 तारीख था, सेकंड शिफ्ट था, पेपर आया भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटीज ग्रुप बताओ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटीज तो ये है, तो पहला बड़ा है मुसलमान, दूसरा बड़ा है ईसाई। क्या समझ आया? ये परसेंटेज भी याद रखोगे, थोड़ा सा आइडिया ले लेना, मतलब याद करने का मतलब ये है, ये तो जरूर याद होना चाहिए एक सीक्वेंस से। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन और सुनो। क्या आप लोगों को पता है, देखो इनको माइनॉरिटीज का दर्जा कब दिया गया? 1993 में। ये क्वेश्चन आता है, देखो जो फारसी थे, अरे जैन को छोड़,
मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और फारसी। ये जो 5 जने हैं ना, 5 धर्म के लोग हैं, इनको तो 1993 में और जैनों को 2014 में माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है भारत में। तो आपसे क्वेश्चन आता है इनको अल्पसंख्यकों का दर्जा कब दिया गया है? तो उन 5 को तो 1993 में, जैनों को 2014 में माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है। अच्छा, लिखा हुआ मैंने नोट डाल के कि क्वेश्चन कैसे आया था कि भारत में सबसे बड़ा माइनॉरिटीज ग्रुप कौन सा है? मुसलमान। और दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटीज ग्रुप कौन सा है? क्रिश्चियन है, सिख है, सॉरी ईसाई है। बताओ भाई, क्या ये बात समझ आई? अच्छा, ये तो है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम बात करेंगे, देखो एक है 2001, हम बात करें 2011 की। अब बात करूंगा कि कौन से धर्म के लोगों की वृद्धि सबसे ज्यादा हुई भाई, ग्रोथ 10 साल में, यानी इसको बोलते हैं 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि यानी हिंदुओं की 10 की वृद्धि कितनी हुई? पेपर में आया क्वेश्चन है, याद रखना भाई। जो पेपर में क्वेश्चन आया ना, मैंने वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आया दोस्तों, एक लाइन अपनी तरफ से ये मत लगा लेना, मैंने पहले बता दी है। जो मैंने लाइन लिखी ना वो सोच लो, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। ये मत सोचना ये रफली है, ये वैसे लिख दिया। अच्छा, अब सुनो ये मैंने क्या लिखा हुआ है। हिंदुओं की कुल जनसंख्या वृद्धि समझ गए ना? 2001 से लेकर 2011 तक कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ? 16.8% का ग्रोथ किया। मुसलमानों ने कितना ग्रोथ किया भाई 10 साल में? 24.6, यानी मान लो उनकी 100 पॉपुलेशन थी ना, तो 2011 में पता कितनी होगी? 124, यानी 24% का ग्रोथ किया। अच्छा, हिंदुओं की मान लो 100 जनसंख्या थी ना, तो 16.8, यानी हिंदुओं की कितनी होगी? 116 आदमी होगी। तो ये होता है 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो पहले तो सुनो, आपसे क्वेश्चन आएगा किस धर्म के लोगों की 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा थी? तो वो मुसलमानों की है, 24.6% जम मारा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हिंदुओं की थी, 16.8%। अच्छा, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी थी भाई? ईसाइयों की, मुसलमान ईसाइयों की। फिर चौथे पे सिखों की, बौद्धों की और जैनों की। तो इस प्रकार एक सीक्वेंस याद रखना आप लोगों को कि ग्रोथ किसने किया है? तो सबसे ज्यादा मुसलमानों ने किया, दूसरे पे हिंदुओं ने, तीसरे पे ईसाइयों ने, चौथे पे सिखों ने। कितना परसेंट ग्रोथ किया? 16.8, 24.6, 15.5। तो एक आइडिया लेना है, याद रखना क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि किसने की है? और ये शुरू के 2-3 जरूर याद रखना, आंकड़ा कितना परसेंट वृद्धि की। क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मुसलमानों ने कितने परसेंट वृद्धि की है? 24.6%। हिंदुओं ने कितना? 16.8%। ईसाइयों ने कितना? 15.5%। ठीक है, ये ग्रोथ आपको याद रखना है। अच्छा, ये 1-2 पॉइंट और लिखा है मैंने। 1-2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है भाई? लोकसभा में आपको पता है टोटल मान लो 552 सीटें हैं, एंग्लो इंडियन को लगा के 552। हालांकि अब तो एंग्लो इंडियन है नहीं। 552 में से कितनी सीटें एससी के लिए है? शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें हैं? 84। और एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं? 47। ये सीटें याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आता है लोकसभा में एससी लोगों के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 84 और एसटी के लिए 47। अच्छा भाई, भारत में ना याद रखना 58% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना एग्रीकल्चर है, कृषि। तो क्वेश्चन आता है भाई कृषि आजीविका का सोर्स है भारत में कितने परसेंट लोगों का? तो लगभग 58% लोगों का। बताओ भाई, क्या आप लोगों को समझ आया? तो ये पेज भी हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। चले आगे चलते हैं। अब थोड़े से फैक्ट आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को भाषा जनगणना, चले हाँ एक पॉइंट और बता देता हूं, मैंने पीछे मेरे ख्याल से छोड़ दिया हो। यहां पे आओ, इधर देखो, और फिर इसी को बताता हूं मैं। ये पहला ही पेज है हमारा, पहला पेज। भारत में ना देखो, भारत में लोग जो है भाई, कुछ लोग गांवों में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं। तो याद रखना क्वेश्चन आता है कितने परसेंट है भारत में ना अर्बन पॉपुलेशन, यानी शहरों में कितने परसेंट लोग रहते हैं? 31.16% है। और जबकि गांव में कितने लोग रहते हैं? 68.8%। ये याद रखना। अब मैं आप लोगों को अर्बनाइजेशन बता रहा हूं और रूरलाइजेशन बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा गांव में कितने रहते हैं और शहरों में कितने रहते हैं। तो परसेंटेज मैंने बता दिया, अर्बन पॉपुलेशन भारत में कितना परसेंट है? तो लगभग आप याद कर सकना 70-30%, 70-30 कि 70% लगभग की बात हो रही है। लगभग 70% आदमी कहां रहते हैं? गांव में, और लगभग 30% आदमी कहां रहते हैं? शहरों में। क्या आप लोगों को समझ आया भाई? क्या आप लोगों को समझ आया ही नहीं आया भाई? समझ आया? तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लगभग 70 और 30 का रेशियो है, और एग्जैक्ट मैंने बता दिया कितना है? 68.8 और 31.6 है। ठीक है, अब चले
आगे आप लोगों को क्या याद रखना है। अब मैं यही ग्रामीण और शहरी की बात कर रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन पता है क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताओ ना, वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा गांव वाले लोग हैं, वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा शहर वाले लोग हैं। अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन, समझ आया। चले भाई, आप लोगों को अब एक छोटा सा चीज याद रखना है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पे भाई, कहां गया, अब है आप लोगों का चले देख लेते हैं। अब साथ के साथ वो रूरल और अर्बनाइजेशन वाली चीज बता रहा हूं आप लोगों को। ये पीडीएफ सबको मिल जाएगी भाई, पीडीएफ सबको मिल जाएगी, याद रखना भाई। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए ही है, मैंने अपने लिए नहीं बनाई है। ये लिटरेसी रेट है, ये सेक्स रेशियो है, ये पॉपुलेशन, देखो ये रहा भाई ना, ये भी नहीं है, पॉपुलेशन है। आगे देखते हैं, यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, साक्षरता दर, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। हाँ ये रहा भाई, आओ इधर। उसके बाद अब बताओ, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, भारत में ना 70 और 30% का रेशियो है। 70% लोग जो है गांव में रहते हैं, 30% लोग लगभग शहरों में रहते हैं। अब स्टेट की बात करेंगे ना, राज्यों की, अब पेपर में राज्यों की बात की जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, रूरल एंड अर्बनाइजेशन, यानी भारत में सबसे अधिक शहरीकरण, यानी वहां पे गांव नहीं है, टोटली शहर है भाई। तो याद रखना, दिल्ली में ना 97% शहर है, गांव की परसेंट नहीं है। और दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक अर्बनाइजेशन बताओ कहां पे है। अर्बनाइजेशन का मतलब समझ गए ना। अच्छा, राज्यों की बात की जाए ना, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहां पे है, गोवा में, लगभग 62% शहरी है गोवा में। और भाई लगभग इसके अलावा 40%, लगभग 60-40 है रेशो। इसके बाद मिजोरम में आप देख सकते हैं, फिर तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो एक एक दो स्टेट याद रखनी है, ज्यादा याद नहीं रखनी आप लोगों को। आप लोगों को याद रखना है, वो बताओ सबसे ज्यादा शहरीकरण या सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन राज्य में पूछा जाए तो गोवा में है और मिजोरम में। ये दो याद रखना, गोवा और मिजोरम। और यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो दिल्ली और चंडीगढ़। और ओवरऑल पूछा जाए जब भी दिल्ली में है, सबसे ज्यादा शहरी लोग कहां रहते हैं, दिल्ली में। अच्छा भाई, अब आओ गांव वाले लोगों की बात करते हैं। गांव वाले लोगों की बात करते हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रामीण लोगों की संख्या पूछी जाए तो यूपी में है, लेकिन परसेंटेज वाइज पूछा जाए ना कि, तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पे लगभग देखो 89% जनसंख्या गांव के लोगों की है। और दूसरे नंबर पे बिहार में है। तो ये गांव और शहरी लोगों का मैंने बताया है। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा शहरी लोग किस राज्य में रहते हैं, तो गोवा में। सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग किस राज्य में रहते हैं, तो संख्या पूछी जाए तो यूपी है। वैसे परसेंटेज पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग हैं और दूसरे नंबर पे बिहार में है। तो जस्ट छोटा सा पॉइंट याद रखना था, मे भी आप समझ चुके। आपको यहां से याद क्या रखना है, अरे ये सारे राज्य याद नहीं रखने, कभी रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो। मेन बस आप लोगों को गोवा और मिजोरम में, गोवा और मिजोरम वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा शहरी लोग हैं। और ओवरऑल बात की जाए तो दिल्ली है। तो ये शहरी और गांव वाला मैंने आप लोगों को चीजें बता दी है, समझ आया। अब वापिस हम उसी पेज पे आते हैं। हमने ये पेज पढ़ा था भाई, ठीक है। ये पेज पढ़ने के बाद हमने, अच्छा अगला ही पेज था, बताओ भाई अगला पेज था, वैसे ढूंढ रहे थे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं एससी और एसटी लोग भारत में कितने परसेंट एससी है और कितने परसेंट एसटी है। सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं, सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी कहां है, एसटी कहां है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। पहले तो सुन लो, लगभग ना याद रखना, याद कैसे करोगे, 8% और 16% याद रखना भाई। भारत में ना 16% तो एससी है और 8% एसटी लोग रहते हैं। टोटल 100% जनसंख्या मान लो, तो 100% में लगभग बात की है। तो याद रखने का तरीका, 8 दूनी 16, लगभग एसटी से दुगने हैं एससी लोग, शेड्यूल कास्ट वाले। देखो भाई, एसटी तो जंगलों में रहते हैं, अनुसूचित जनजाति है ये तो, और ये अनुसूचित जाति जिनको हम पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं। तो भारत में एससी कितने परसेंट है, एससी 16 और इसका आधा कर दो 8%। अच्छा, गांव और शहर की बात करता तो आप लगभग याद रखने का तरीका कितना है, 70-30% था। समझ आया। इस प्रकार चीजें क्लियर करोगे आप लोग। डाटा याद करने का भी तरीका होता है दोस्तों। अभी बहुत सारे मैंने कहा था ये फैक्चुअल टॉपिक तो जरूर है, लेकिन एक तरीके से फैक्ट याद रखो ना भाई। अब मैं आप लोगों को एससी और एसटी की जनसंख्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। ये मैंने बता दिया, भारत में टोटल एससी है 16%, लगभग एग्जैक्ट बात करें तो 16.6। अच्छा, एसटी कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने, 8.6। फिर क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे बड़ा एसटी समुदाय कौन है, वो भील लोग है।
भील भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, लगभग मान लो 100% एसटी लोग है ना, तो उसमें से 38% भील है। समझ आया? क्लियर है? तो सबसे बड़ा एसटी शेड्यूल ट्राइब वाला ग्रुप कौन सा है? भील वाला। तो 3 लाइनें बता दी मैंने। अच्छा, अब राज्य की बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा राज्य की। पहले मैं एससी की बात करूंगा, शेड्यूल कास्ट की, फिर बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की। देखो भाई, ये 3 फैक्ट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। यहां पे सबसे अधिक एससी पूछे जाए ना, शेड्यूल कास्ट वाले लोग कहां रहते हैं? यूपी, और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा एससी बताओ कहां रहते हैं? यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। अच्छा भाई, फिर अगर मैं पूछूं ना, कहा गया सबसे अधिक एससी, अगर मैं पूछता दोस्तों सबसे अधिक एससी लेकिन परसेंटेज वाइज बताओ ना कहां रहते हैं, तो पंजाब में। खाली पूछता तो यूपी है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? पंजाब में। ये तो हमने 2 याद कर ली। अच्छा, फिर बात आएगी सबसे कम की। सबसे कम एससी बताओ ना, एसएससी की बात कर रहा हूं, तो नागालैंड में कोई भी एससी नहीं है। याद रखना, वो राज्य बताओ जहां पे एससी की जनसंख्या शून्य है, तो वो है नागालैंड। और इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में एससी की संख्या सबसे कम है। तो हमने ना एससी याद किया है, बीएससी एससी याद किया। सबसे ज्यादा कहां है? तो सबसे ज्यादा हमने बात की थी यूपी और फिर वेस्ट बंगाल। अच्छा, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा था पंजाब। अच्छा, सबसे कम की बात की जाए जहां पे एससी लोग है ही नहीं, तो नागालैंड, और फिर हमने बात की थी इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो ये है एससी का क्राइटेरिया। समझ आया? अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो जंगलों में रहते हैं, जिनको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब वाले लोग, अनुसूचित जनजाति वाले लोग। अनुसूचित जनजाति वाले लोगों की बात करेंगे। याद रखना भाई, एसटी लोगों की बात करेंगे अभी हम। तो एसटी आप लोगों को नजर आ रहा है। अब ये अगले 3 जो है, देखो ये रे 2, सबसे अधिक एसटी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, एमपी में। अरे ये जो भील बताया था, ये वाला एमपी। अच्छा, परसेंटेज वाइज सबसे कहां रहते हैं एसटी, तो वो है मिजोरम और लक्षद्वीप। मिजोरम और लक्षद्वीप। तो ये हमने एसटी वाला भी याद किया, ये हमने एससी लोग याद किए थे, एससी और ये एसटी। ये टोटल भारत की बात की थी, भारत में टोटल कितने एससी है और कितना एसटी परसेंट है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग एससी एसटी का क्राइटेरिया समझ चुके हैं। समझ आया? तो भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज एसटी कहां रहते हैं? मिजोरम में। देखो भाई, मिजोरम की मान लो 100% आबादी है, उसमें से ना लगभग 94% लोग ना मिजोरम के एसटी से बिलोंग करते हैं। तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एसटी कहां पे है? मिजोरम में। क्लियर हुआ भाई? परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एसटी कहां है? मिजोरम में है। बताओ भाई, चीजें क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है या नहीं है? तो ये एससी और एसटी का क्राइटेरिया हमने क्या कर लिया? अपना याद कर लिया है। आगे सुनिएगा भाई, आगे अब सुनो। ये है भाषा जनगणना। भाषा यानी भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये बताओ ना। तो याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे बंगाली, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु, पांचवे पे तमिल, छठे पे गुजराती, सातवें पे उर्दू। और क्वेश्चन आया था भारत में छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बताओ, छठे नंबर पे। अरे पहली दूसरी तो सब याद करते हैं, तो ये सातों याद रखोगे, एक सीक्वेंस से पहले बता दी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। क्वेश्चन पता है ना, पहला दूसरा नहीं पूछ रहे, तीसरे चौथे नंबर पे बताओ कौन है। तो जैसे जैसे मैं बताता जाऊं ना, वैसे वैसे चीजें याद रखो। तो ये तो आप लोगों को पूरी लाइन याद रखनी है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, दूसरे नंबर पे भारत में बंगाली, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु, पांचवे पे तमिल, छठे पे गुजराती, सातवें पे उर्दू। अच्छा भाई, अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंग्रेजी, दूसरे पे मंडारिन चाइना में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और तीसरे नंबर पे हिंदी। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, दूसरे पे मंडारिन, तीसरे पे हिंदी, चौथे पे स्पेनिश, पांचवें पे फ्रेंच, छठे पे अरबी, सातवें फिर से अपनी बंगाली आ गई, देखो ये रहा बंगाली, और आठवें पे रूसी भाषा। ये तो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। और ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट। एससी एसटी, जनगणना और ग्रामीण लोग और शहरी लोगों के बारे में हमने बात की है। समझ आया? अब 5 पेज हो गए हैं, 3 पेज और बच गए भाई। अब आपके 3 पेज और बचे हैं। अभी कितने पेज बचे हैं? 3। टोटल 8 पेज है जनगणना से रिलेटेड। अपना आराम से पढ़ना, टॉपिक पहले बता दी है, 2 पार्ट में पढ़ लेना भाई। समझ आया? अब आगे देखो, आगे देखिए। अब मैं आप लोगों को ना सबसे पहले क्या बता रहा हूं, सबसे पहले अब हमने आप लोगों को साक्षरता दर बता रहा हूं। भारत में सबसे ज्यादा साक्षर, अरे साक्षर का मतलब पढ़े लिखे, साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे। तो पॉइंट सुनना भाई, पढ़े लिखे क्या है।
साक्षरता दर पहले पेपर में आएगा। साक्षर बोलते किसको, भारत में लिटरेट किसको बोलते हैं, याद रखना। तो एक डेफिनेशन लिखी मैंने, 7 वर्ष का बच्चा या 7 वर्ष से ज्यादा का कोई भी लड़का अगर किसी एक भाषा में उसको बोलना भी आता हो और उसको लिखना भी आता हो, ये दोनों शर्तें चाहिए, बोलना भी और लिखना भी, तो वही साक्षर कहलाएगा। तो 7 वर्ष या उससे अधिक किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो, खाली लिखने से भी काम नहीं चलेगा। और ये पेपर क्वेश्चन आएगी, ये लाइन पूछ, ऐसी डेफिनेशन पेपर आती है, साक्षरता दर किसको बोलते हैं। तो 7 वर्ष, ये लाइन याद रखनी है आप लोगों को। चलिए ये तो हमने याद की। अब बात करते हैं यहां पे वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा साक्षर है और वो राज्य है जहां पे सबसे मिनिमम साक्षर है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में साक्षरता दर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले बता दी है। हर एक इंडेक्स आप लोगों को याद रखना है। ये बात की है मैंने राज्यों की, सबसे ज्यादा राज्यों में मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल, दूसरे नंबर पे मिजोरम। समझ आए, 2 याद रख लेना बस। सबसे कम साक्षर है बिहार, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। ये तो बात हुई राज्यों की, ये बात हुई है किसकी, राज्यों की। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है लक्षद्वीप। तो आप याद कर सकते हैं, पता है कैसे याद रखोगे, ये भारत है, ये केरल है और ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, ये दोनों ना सबसे पढ़े लिखे हैं। राज्यों की बात हो तो केरल और यूनियन टेरिटरी की बात हो तो लक्षद्वीप। आपसे क्वेश्चन आएगा भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर, राज्य पूछा जाए तो केरल, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो लक्षद्वीप। इस प्रकार याद कर सकते हैं लक्षद्वीप। समझ आया। कम की बात हो तो सबको पता है बिहार है, सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है, बिहार, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है दादर नगर हवेली, देखो इसी के ऊपर है, यहां पे ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ये सबसे कम। दादर नगर हवेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे कम साक्षरता दर है भाई दादर नगर हवेली में। क्या आप लोगों को समझ आया। तो ये हम पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे भारत में, बताओ ना, भारत की बताओ, अब भारत की बताओ भाई। तो अब भारत की सुनो, भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 74.4%। मेल की है 82, लगभग फीमेल की है 65 भाई। कितना है, 65। क्या आप लोगों को समझ आया। तो याद करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं ना, लगभग लगभग पता है क्या है, देखो भाई भारत की साक्षरता दर, लगभग बात कर रहा हूं भारत की, आप लोगों को पता चल गया लगभग 74 है। इसमें 8 घटा दो, मेल की है लगभग 65, 8 घटा दो और इसमें 8 जोड़ दो, ये मेल की आ जाएगी। ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल की लगभग 65% पढ़ी लिखी जनसंख्या भारत में, लगभग फीमेल कितना परसेंट पढ़ी लिखी है, 65। और मेल, भारत की ओवरऑल औसत की बात की जाए तो जिसे मेल और फीमेल दोनों आते 74, और मेल की बात हो तो लगभग कितना हो गया, 82। तो यानी लगभग याद करने का तरीका कितना है, जितना भारत की है ना उसमें 8 जोड़ दो, जितना भारत है उसमें 8 जोड़ेंगे तो मेल की आ जाएगी, 8 इसमें घटा देंगे तो फीमेल की आ जाएगी भाई। बताओ भाई, क्या आप लोगों को यह साक्षरता दर समझ आई। अरे पेपर में आएगी भारत में साक्षरता दर बताओ कितनी चल रही है, तो लगभग 74% साक्षर है, उसमें 8 जोड़ दो, 8 घटा दो, मेल और फीमेल निकल आएगा। समझ आया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल लिखा हुआ है मैंने, स्पेशल क्या लिखा हुआ है तो देख सकते हैं भाई। ये भारत की थी, देश आजाद हुआ ना जब, स्वतंत्रता के समय भारत की लिटरेसी रेट बताओ कितना है, 12% थी। जैसे देश आजाद हुआ, देश आजाद कब, 1947 में कितने परसेंट पढ़े लिखे थे, 12%। और जैसे 1951 में जनगणना हुई ना, तब कितने मिले हम लोगों को, तब मिले 18.3%। तो ये दोनों याद रखना भाई। देश आजादी के समय लिटरेसी रेट बताओ कितनी थी भारत की, 12%। समझ आया। और भाई 1951 में कितनी थी, 18.3%। इज इट क्लियर भाई, ये याद रखना है। ये तो हमने की साक्षरता दर भाई, ये तो हमने बात की ओवरऑल। अब हमको याद रखना है राज्य वाइज कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं और पुरुष कहां पे है। ये तो हमने राज्यों की बात की थी भाई, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी किस राज्य में है। क्या आप लोगों को समझ आया, या पुरुष किस राज्य में है। तो एक और साक्षरता दर, इससे पहले वाला पेज में निकाल रहा हूं तो आपके सामने देखो, यहां पे इधर देखो, साक्षरता दर ही चल रहा है अभी हमारा, साक्षर ही चल रहा है। अरे छोटा सा पॉइंट है, ये ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आप लोगों को याद रखना, ये है पुरुष साक्षरता दर और ये फीमेल साक्षरता दर। अब अगर पूछा जाए ना, वो पहले यूनियन टेरिटरी बताओ, वो केंद्र शासित प्रदेश बताओ जहां से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष है, पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस राज्य में, यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप। और फीमेल सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कहां पे है, केरल और मिजोरम में। तो वही बात होगी, यहां पे बताया था ना, यहां पे बताया था आप लोगों को। अरे दोनों वैसे बात की जाए ना, केरल ही है, देखो ये तो यूनियन टेरिटरी था राज्य, ये था हमारा केरल। केरल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मेल है
मेल भी है और फीमेल भी। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेल और फीमेल कहां पे? केरल में। देख लो भाई, स्टेट में बात की जाए तो केरल और केरल, ओवरऑल भी। अच्छा भाई, पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पे है? केरल के बराबर में ही है, जिसका नाम था लक्षद्वीप। याद आया रे, पढ़े लिखे यही तो थे, सबसे अधिक लक्षद्वीप है। अच्छा, दोनों में भी कंपैरिजन की जाए ना तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है भाई। तो ये हमने बात की है पुरुष साक्षरता दर की भाई। पढ़े लिखे का मतलब है, आपसे क्वेश्चन आएगा पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर कहां पे है। अच्छा भाई, अब सबसे कम की बात होगी, पर सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष पता है कहां पे है? बिहार में और फिर आंध्र प्रदेश में। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला बताओ किस राज्य में है? राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना भाई। और राजस्थान में तो मेल और फीमेल का पढ़ाई का गैप, लिटरेसी रेट का क्वेश्चन आता है, देखो मैंने लिख दिया है, सबसे ज्यादा गैप मेल और फीमेल में, लिटरेसी में स्पेशल कौन से राज्य में मिलता है? राजस्थान में ना भाई। मेल तो ठीक ठाक पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन फीमेल बहुत ही कम मिलेगी, तो इसलिए पूछा जाएगा सबसे ज्यादा गैप बताओ ना किस राज्य में? राजस्थान में। आपने इसमें याद क्या किया सुनो भाई, मैं अगर आपसे बात करूंगा ना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष किस राज्य में है? केरल में। महिलाएं केरल में। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहां पे है? पुरुष की बात हो रही है बिहार में। और सबसे कम पुरुष महिलाएं कहां पे है? राजस्थान में। तो ये हमारा साक्षरता हो गया है कंप्लीट। साक्षरता हो गया है कंप्लीट, है ना, साक्षर हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब ये और बता देता हूं, ये पेज ही पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। टोटल पेज हमारे हो जाएंगे, टोटल 8 पेज है भाई। पेशेंस बनाए रखना। मैंने कहा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना 2 करके देख लेना, 2-3 बार करके। समझ आया? जल्दी से कराता हूं। देखो भाई, भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन बताओ क्या काम कर रही है? तो एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में लगी है भाई। पता होगा ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर वो होता है भाई। आदमी खेती में लग रहा हो, है ना, माइनिंग में लग रहा हो, तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, ये याद रखना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में आया था भाई। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973 में, कैलाश सांखला की अध्यक्षता में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तुरंत की एक जनगणना हुई है जिसको बोलते हैं टाइगर सेंसस, बाघ जनगणना। कब हुई? 2022 में। इससे पहले कब हुई थी? 2018 में। समझ आया? तो 2018 से 2022 में कितने % बाघों की जनसंख्या में ग्रोथ देखी गई? तो 6.7 की वृद्धि गई। संख्या में पूछे जाए तो 200 बाघ हुए भाई। यहां मान लो कितने थे, उससे 200 हो गए। अगर आपसे पूछे जाए बाघों की जनसंख्या में कितने % वृद्धि हुई है, तो 6.7। संख्या में पूछे जाए तो 200। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टाइगर, वर्तमान में ये तो एग्जैक्ट स्टेट याद रखनी है, एग्जैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल बाघों की संख्या बताओ कितनी है? 3167 बाघ है। सबसे ज्यादा बाघ कहां पे है? मध्य प्रदेश। अरे सबको पता होगा, टाइगर स्टेट बोलते हैं एमपी को। और एमपी में 785 है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बाघ बताओ कर्नाटक में, तीसरे पे उत्तराखंड में। तो ये 2-3 स्टेट याद रखना। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे है? एमपी, दूसरे नंबर पे कर्नाटका। ये थी हमारी प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर सेंसस। समझ आया? बाघ गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप लोगों का बाघ गणना के बारे में, ठीक है। तो हाँ भाई, ये अब आओ, ये मैंने फिर से कहा, एक एक चीज जो लिखी ना पेपर आई है भाई। अपने पिछले हर शिफ्ट के क्वेश्चन उठा के देख लेना। 3-3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। 14 तारीख को हुआ, 15 को हुआ, 16 का हुआ, है ना। टीसीएस ना शनिवार एतवार को पेपर लेता नहीं है, तो छुट्टी होती है उस दिन भाई। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन भी आए हुए हैं आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है पहले तो सुन लो। भारत में ना औसत आयु यानी एक आदमी कितने साल जीता है? लगभग 72 साल। समझ आया? ये 72.72% हटाओ, प्रतिशत नहीं है। भारत की औसत आयु बताओ कितनी है आज के टाइम में? लगभग 72 साल है। अच्छा भाई, फिर क्वेश्चन आया भारत में पता है क्या? 0 से 14 वर्ष के कितने भारत में टोटल पॉपुलेशन? मान लो 100। अभी 0 से 14 साल के कितने हैं भारत में? 25% आदमी जो है 0 से 14 साल के हैं। 10 से 19 साल के 18% है। 10 से 19 है। अगर 10 से 24 पूछा जाए, 10 से 19, 10 से 24 पूछा जाता तो 26% है। 65 साल से ऊपर भारत में कितने % है? 7% आदमी है। और अब इन सब को मिला के पूछ लिया गया कि 15 से 64 साल के बीच में बताओ कितने हैं? तो 68% है भाई। याद रखना, पेपर में ना इन्हीं में से कोई भी आ जाएगा। एक कितने % है भाई? इतने से इतने पॉपुलेशन से इतने के बीच में कितने % है, इतने से इतने के बीच में कितने हैं। तो ये आप लोगों को सीधी सी बातें याद रखनी है, पहले बता दी मैंने। ये आप लोगों को याद रखनी है। समझे आया या नहीं आया? क्लियर है? तो फिर से देखो, औसत आयु भारत में आज के टाइम में कितनी है? 72 एज है, परसेंट नहीं है, वर्ष आएगा भाई। 0 से 14 साल के कितने % है भारत में? कितने % आदमी रहते हैं? 25%। 10 से 19 के 18, 10 से 24 के 26, 65 साल से ऊपर कितने आदमी है? 7%। 15 से 64 साल के कितने हैं? 68% रहते हैं।
चलो भाई, ये पेज हमारा हो गया है कंप्लीट, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। आगे सुनेगा। अब आया 7वां पेज। 7वें पेज में मैंने एक चीज आप लोगों को करा दी है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भारत की 74 थी, 8 घटा दो फीमेल, 8 जोड़ दो मेल, बता दी है। स्वतंत्रता के समय 12% थे, 1951 में 18.3% थे। चले अब बात करते हैं सेक्स रेशो की, लिंग अनुपात। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात की पहले डेफिनेशन सुनो, क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? सेक्स रेशो कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। अरे इसका मतलब होता है, मान लो ये एरिया है, इस एरिया में 1000 पुरुष है भाई, देखेंगे कितने पुरुष है? 1000 पुरुष है। और इसमें महिलाएं देखेंगे कितनी है? मान लो इसमें महिलाएं 1000 से ज्यादा हो गई तो हम बोलते हैं लिंग अनुपात बढ़िया है। 1000 से कम हुई तो हम बोलते हैं लिंग अनुपात कम है। लिंग अनुपात ज्यादा होना या कम होना ये डिपेंड करता है लड़कियों की संख्या पे, महिलाओं की संख्या पे। मैंने कहा महिलाओं की संख्या अगर 1000 से ज्यादा है तो हम कहेंगे लिंग अनुपात ज्यादा है, अगर 1000 से कम हुई महिलाओं की संख्या तो हम कहेंगे लिंग अनुपात कम है। तो भारत का लिंग अनुपात कितना है? पहले तो डायरेक्ट याद रखना, 943 है भाई। भारत में यानी 1000 पुरुष है ना, तो टोटल भारत में महिलाएं कितनी है? 943 महिलाएं हैं। यानी 57 जो महिलाएं हैं, सॉरी 57 जो पुरुष है भारत में रंडवे रहेंगे भाई। रंडवे समझ गए ना, उनका ब्याह नहीं होगा। चले भाई आगे, क्यों पढ़ते हैं? नहीं जॉब लगेगी नहीं। चले भाई, मजाक की बात थी। तो भारत का सेक्स रेशियो बताओ कितना है? 943 है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है राज्य और एक साइड में केंद्र शासित प्रदेश, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार चीजें याद रखोगे आप लोग। आपसे क्वेश्चन आएगा भाई सबसे बढ़िया लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो है केरल का। केरल में देखो 1084 महिलाएं हैं, ये महिलाएं की संख्या भाई। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं केरल में? 1084। ये तो स्टेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मिनिमम किसका है? सबको पता है हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है भाई, 879। 879। हरियाणा में बहुत सारे रंडवे लोग हैं भाई। कितना गाड़ा में चले जाओ, गांव में चले जाओ भाई, शादी होती नहीं भाई। क्यों? नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इधर सबसे ज्यादा हरियाणा में है। तो लिंग अनुपात भी सबसे कम कहां पे? हरियाणा में। ये तो स्टेट की बात हुई। अब यूनियन टेरिटरी पे आओ भाई। वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सेक्स रेशियो सबसे बढ़िया है भाई? पांडिचेरी में देखो 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। पांडिचेरी। मिनिमम किसकी है? दमन और दीव की, क्योंकि दमन नाम से पता चला बहुत ज्यादा दमन करते हैं महिलाओं का। आपसे क्वेश्चन आया ना, याद करने का तरीका बता दिया मैंने। सबसे कम महिलाएं कहां पे है? तो याद करने का तरीका है सबसे कम का मतलब सबसे ज्यादा दमन करते मिलेंगे। तो दमन और दीव एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मिनिमम सेक्स रेशियो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 तारीख शिफ्ट में, 3rd शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अपना चेक कर लेना मिनिमम कहां पे है भाई। समझ आया? यानी मिनिमम सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी पूछा गया था, कौन से में है? दमन और दीव में। एक एक पॉइंट याद रखना, स्टेट मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। समझ आया? ये था लिंग अनुपात। लेकिन एक और चीज होती है भाई, ये तो है लिंग अनुपात, एक होता है बाल लिंग अनुपात। देखो यहां पे आओ, इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे जूम कर देता हूं। अब छोटे बच्चों का लिंग अनुपात, लिंग अनुपात वही होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बाल लिंग अनुपात की बात की जाए ना, 0 से 6 वर्ष होता है, तो 919 महिलाएं हैं। टोटल कितनी थी? भारत का टोटल लिंग अनुपात पूछा जाए तो 943 था, लेकिन बाल लिंग अनुपात पूछा जाए तो 919 है। पेपर आया हुआ है, इसलिए मैंने ये बॉक्स में स्पेशल लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। लाइट मत लेना, पहले बता देता हूं। बाल लिंग अनुपात भारत का कितना है? 919। वैसे लिंग अनुपात कितना है? 943। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी पूछा, सबसे ज्यादा वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे बाल लिंग अनुपात है? अंडमान और निकोबार में। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा वो कौन सा राज्य है जहां पे लिंग अनुपात सबसे बढ़िया है? अरुणाचल प्रदेश में 972। ये तो हमने बात की सबसे ज्यादा की। सबसे कम बात है तो हरियाणा में ही है। हरियाणा में वैसा भी लिंग अनुपात सबसे कम है और हरियाणा में बाल लिंग अनुपात भी सबसे कम है भाई। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में है? राज्य यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो अंडमान निकोबार में है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य यूनियन टेरिटरी में है? अंडमान निकोबार। और सबसे ज्यादा राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये लिंग अनुपात याद कर लेना भाई। एक पेज और बचा, जस्ट होने वाला है, बस पॉपुलेशन आ गया। अब पॉपुलेशन का मतलब है वो राज्य बताओ ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन आया हुआ यहां से, याद रखना भाई। सबसे ज्यादा, तो यहां पे मैंने दोनों चीजें लिखी है, स्टेट भी और यूनियन टेरिटरी भी। देखो भाई, अगर बात की जाए ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम जनसंख्या किस राज्य में? तो यूपी में है। दूसरे पे महाराष्ट्र में है, तीसरे पे बिहार में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो यूपी में भाई।
दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। तो ये तीनों याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखोगे, पहले बता दी पेपर आएगा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या बताओ कहां पे है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बताओ बिहार। अच्छा भाई, सबसे कम जनसंख्या कहां पे है, सिक्किम में। दूसरे नंबर पे मिजोरम में। तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। चौथे नंबर पे गोवा में। तो ये तो दो याद रखना बस, स्पेशल ऊपर वाले। अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताओ कौन सा है, तो सिक्किम। सिक्किम में कम आ गया, कम जनसंख्या है। दूसरे पे मिजोरम है भाई। अच्छा, अब आओ केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में। दूसरे नंबर पे जम्मू और कश्मीर। दो याद रखना बस। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पेपर आता है। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो है भाई वो है लक्षद्वीप में। बताओ भाई, ये हमने बात की है अपनी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की एक पेज बच गया भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होगी। अब है ये आप लोगों के सामने, देखो क्या है, एक पेज रह गया, इसे भी जब फैक्ट है बहुत ज्यादा। अब होता है भाई, देखो एक शब्द होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉइंट सुनना भाई। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर एक छोटा सा कमरा है, एक कमरे में 10 जने रहते हैं, और एक कमरा है, एक कमरे में 2 जने रहते हैं भाई। एक में तो 2 आदमी रहते हैं, 10 जने रहते हैं भाई, 10 आदमी रहते हैं। तो मैं पूछूंगा किसका घनत्व ज्यादा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है। यानी छोटा सा एरिया में अगर ज्यादा लोग रहते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है भाई 1 किलोमीटर के दायरे में, भारत में आता है 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा, 1 स्क्वायर बनाओ, और इसमें कितने आदमी रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने आदमी रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी। तो भारत का बात की जाए ना, तो भारत में पर किलोमीटर स्क्वायर कितने आदमी रहते हैं, 382। भारत में हर 1 किलोमीटर एक दायरा, एक स्क्वायर बनाओ, उसमें कितने आदमी रहते हैं, 382। तो क्वेश्चन आएगा पहले तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ कितनी है, 382 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ आया। सबसे ज्यादा डेंसिटी भाई दिल्ली में, आपको पता है थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा आदमी रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा डेंसिटी किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो दिल्ली, और दूसरे पे चंडीगढ़। सबसे ज्यादा मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा डेंसिटी किस राज्य की है, तो बिहार की है। बिहार में भाई बहुत ज्यादा जनसंख्या दोस्तों, तो यानी एरिया छोटा सा है, आदमी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस राज्य की है, बिहार की। बिहार। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल की है, दोनों पास में ही बिहार और वेस्ट बंगाल। सबसे कम राज्य पूछा जाए ना, ये राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया भाई, ये याद रखना पेपर में, ये आया हुआ है मिनिमम वाला। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किस राज्य की है, सबसे कम लोग प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कहां रहते हैं, तो ये तीनों राज्य याद रखने हैं, पहले बता दी है, क्योंकि दो राज्य पूछे गए थे। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम भाई। यानी देखो 17 ही लोग रहते हैं प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से कितने लोग रहते हैं, 17। मिजोरम में कितने रहते हैं, 52। अच्छा भाई, सिक्किम में कितने रहते हैं, 86। सिक्किम में कितने रहते हैं, 86। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन की है, क्या है, डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी समझ गए आप लोग मेरे ख्याल से, कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। तो बताओ पहले तो भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, 382 भाई, 382। एक तो भारत का याद रखना। सबसे ज्यादा भाई दिल्ली का तो सबको पता है, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है, दिल्ली की है, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में। और राज्यों में सबसे ज्यादा पूछी जाए तो बिहार, और सबसे कम पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। चले भाई, याद हो गया आप लोगों को, अरे याद हुआ है निवाह। अच्छा, अब 10 की वृद्धि और बचा है, सबसे अधिक जनसंख्या फर्टिलिटेड। 3 चीजें और बच गई भाई आप लोगों की, 3 चीजें और बच गई, ये भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब पहले मैं आपको बता देता हूं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बताओ ना। सबसे ज्यादा इंडिया की है, फिर चाइना की, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। तो ये 10 देश याद रखना है, पहले बता दी है, क्योंकि ना कई दफा क्रम पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस बताओ सबसे ज्यादा किसकी, कम किसकी, कम किसकी, इस तरह। या यहां से पूछ लिया जाएगा कि बांग्लादेश और रशिया में ज्यादा जनसंख्या किसकी है, बांग्लादेश की है, या बांग्लादेश और ब्राजील में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है। तो ये 10 देश लिखे, तो ये याद रखना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अब 2 चीजें रह गई आप लोगों की, एक फर्टिलिटी रेट और एक डेकेडल ग्रोथ। डेकेडल ग्रोथ क्या है, 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि का मतलब सुनो क्या है, क्वेश्चन आएगा, एक था 2001, एक था 2011।
तो वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है पॉपुलेशन के मामले में? 10 की वृद्धि का मतलब है किस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि सबसे ज्यादा रही और किसकी सबसे कम रही। अब मैं वो याद करा रहा हूं आप लोगों को, समझ आया? तो ये परसेंटेज वाइज भी याद रखना है और उस प्रकार भी याद रखना है। और नेगेटिव किसकी रही भाई, किसकी जनसंख्या नहीं बढ़ी, तो दोनों चीजें याद रखनी है। पहले तो सुनो भाई, पहले तो भारत की याद रखनी है। भारत में 2001 में जितनी जनसंख्या थी ना और 2011 में हुई जो है उतना, भारत में कितना परसेंट ग्रोथ की वृद्धि हुई है? 17.64%। अरे भारत वाला आंकड़ा तो हर एक याद रखना है। भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, भारत का सेक्स रेशियो कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि कितनी, भारत वाले तो हर एक पॉइंट याद रखना है, पहले बता दी है। भारत की कितनी 10 की वृद्धि हुई है? 17.64% पॉपुलेशन में। अच्छा, अब सबसे ज्यादा राज्यों की बात हो रही है, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि बताओ किस राज्य की हुई? मेघालय की, लगभग 27% ग्रोथ करके पॉपुलेशन में। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश की वृद्धि की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा भाई, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि, अब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? तो दादर नागर हवेली ने की है। लगभग देखो कितना परसेंट ग्रोथ करके 2011 में, 1 में और 2011 में देखो लगभग 50% का जंप मार गए। मान लो 2001 में 100 जनसंख्या थी ना, तो 2011 में कितनी होगी? 150। कितनी होगी? 150, क्योंकि 50 का जंप मारा है ना, लगभग 55 का। चले, तो ये हमने बात की सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? राज्य बताओ पहले तो, वो कौन सा राज्य जिसने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, अरे ग्रोथ की है? तो वो है मेघालय और दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दादर नगर हवेली याद रखना सबसे ज्यादा वृद्धि की है। अच्छा भाई, फिर क्वेश्चन आता है नेगेटिव। अरे वो बताओ ना जिसने वृद्धि ही नहीं की, उनकी तो जनसंख्या घट गई 2001 से 2011 के मामले में। तो नागालैंड की जनसंख्या नकारात्मक रही है, उनकी तो घट गई भाई। क्वेश्चन आता है किसकी जनसंख्या घटी है? और इसके बाद केरल की है भाई, इसके बाद केरल की केवल 4.86% बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी। यानी क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे कम किसकी बढ़ी? सबसे कम किसकी बढ़ी? नागालैंड की। दूसरे नंबर पे किसकी बढ़ी? केरल की, क्योंकि नागालैंड की तो बढ़ी नहीं, इनकी तो घटी है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, यानी ये हमने बात की है डेकल्ड ग्रोथ, 10 की है वृद्धि की। एक लास्ट चीज हो रहेगी भाई, फर्टिलिटी रेट। समझ आया? लास्ट चीज हो रहेगी, टॉपिक हो गया तुम्हारा खत्म, पेशेंस रखिएगा। फर्टिलिटी रेट होता है प्रजनन दर का मतलब होता है बच्चे पैदा करने की क्षमता, इसको बोलते हैं प्रजनन दर। अच्छा भाई, पहले तो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट बताओ कितनी है? 2.4%। भारत की 2.4 है भाई, 2.4 फर्टिलिटी रेट है। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है? एक महिला के संपूर्ण काल में जितना बच्चे पैदा होते हैं। और फर्टिलिटी जो एज बोली गई ना महिलाओं की, वो होती है 15 से 49 वर्ष। 15 से 49 साल में ना भारत में कोई महिला बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है। समझ आया? ये फर्टिलिटी की क्या है? एज रखी गई है। तो ये तो हमने फर्टिलिटी की बात की। और फर्टिलिटी में अब बात करेंगे कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता फर्टिलिटी रेट किस राज्य की है? तो यूपी की। और सबसे कम किस राज्य में है? सिक्किम में। सिक्किम में महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे कम, अरे करती तो है लेकिन सबसे कम फर्टिलिटी रेट है सिक्किम की, और ज्यादा किसकी है? यूपी। दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार की। ये तो हमने बात की है फर्टिलिटी की। अब एक चीज और है, जन्म दर। जन्म दर क्या होता है भाई? जन्म दर का मतलब होता है कि भाई एक साल में कितनों ने जन्म लिया, कितने मर गए। समझ आइए, होता है जन्म दर। तो देखो भाई, प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या ही क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। सबसे अधिक जन्म दर किसकी रही है? मेघालय की। सबसे कम किसकी रही है? नागालैंड की। ये जन्म दर की बात है, ये जन्म दर अलग है और ये फर्टिलिटी रेट अलग थी भाई। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया। तो कुल मिला के ना मैंने बताया ये टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल है, याद करने का है, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें याद रखनी है। पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए हैं, पीडीएफ में डाल दूंगा। आपका काम है जल्दी से फटाफट एक बार वीडियोस को देखना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी और फटाफट आपका काम हो गया भाई। समझ आया? और ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी पेपर दो, साइंस से क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपना अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।